नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां बेपटरी, 4 की मौत। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। महिला की इच्छा या जीवन की आस, जब एक अबॉर्शन पर बढ़ गई सुप्रीम कोर्ट की 2 जज। मैच में विराट नवीन के बीच दिखा दोस्ताना अंदाज, गौतम गंभीर का रिएक्शन जमकर हो रहा वायरल। अभी पैक मत कीजिए छतरी, फिर से शुरू होने जा रहा है बारिश का दौर। जान ले अगले सप्ताह का मौसम अपडेट। क्या पूर्वी लद्दाख में निकल गया है भारत चीन के सैन्य तनाव का हल? 20वें दौर की बातचीत में सामने आया ये रिजल्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में बढ़ाया भारत का महत्व। अब समाचार विस्तार से। बिहार के बक्सर में दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से चलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए कामाख्या को जाने वाली नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट ट्रेन बुधवार रात को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 70 से 80 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर है। रेल हादसे की सूचना मिलते ही ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के परिजन अपनों की सूचना पाने को लेकर बेसब्र हो उठे। इसे देखते हुए भारतीय रेल ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर कॉल कर अपनों के बारे में सूचना के साथ ही अन्य तरह की जानकारियां ली जा सकती है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बेपटरी होने के मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी। रेल हादसे को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दानपुर रेलवे मंडल के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास बुधवार रात 9:35 पर नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से चलकर कामाख्या जाने वाली गाड़ी संख्या 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद कई बोगी पटरी से उतर गई। बताया जा रहा है कि कुल 21 बोगियां पटरी से उतर चुकी है। घटना की सूचना मिलने के बाद बक्सर जिले के तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारी और डॉक्टर मौके पर पहुंच गए। बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल घटना के तत्काल बाद घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और लोगों को राहत दिलाने का काम किया गया। इस भीषण रेल हादसे के बाद अब और डाउन लाइन पर पूरी तरह से बंद है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले को लेकर कटिहार रेल मंडल ने हेल्पलाइन नंबर जारी भी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर कटिहार से तिनसुकिया तक 10 स्टेशनों से जुड़ा है। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। घटनास्थल पर एक रैंक भी पहुंच गया है, जिससे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार को एक विवाहित महिला को, जो अपनी गर्भावस्था के 26वें हफ्ते में है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से संबंध एक मामले में खंडित फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करने वाली पीठ न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की शीर्ष अदालत की 4थी महिला पीठ थी। इस मामले ने अदालत के सामने एक महत्वपूर्ण चिकित्सीय प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या एक जीवित भ्रूण को समाप्त किया जाना चाहिए या अंतिम चरण में गर्भपात के मामले में भ्रूण को लाइफ सपोर्ट प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान में मामला 27 वर्षीय महिला से जुड़ा है, जिसके पहले से ही 2 बच्चे हैं और वह प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित है। वह तीसरी बार गर्भवती है। उसकी गर्भावस्था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत गर्भपात के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य 24 सप्ताह की सीमा को पार कर गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया था कि लैक्टेशनल एमोनोरिया और प्रसवोत्तर अवसाद नामक स्थिति के कारण उसे एहसास नहीं हुआ कि 5 महीने से उसके पीरियड्स मिस हो रहे थे। जब यह मामला पहली बार पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो बेंच ने इस मामले पर आगे विचार करने से पहले दिल्ली एम्स के मेडिकल बोर्ड को महिला की जांच करने का निर्देश दिया था।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एक मेडिकल रिपोर्ट के तत्काल गठन की सिफारिश की थी। इसके बाद दिलचस्प घटनाओं का क्रम शुरू हुआ। इस सप्ताह सोमवार को जस्टिस कोहली और जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने महिला को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी और दिल्ली एम्स को इसमें मदद का निर्देश दिया। मंगलवार को एएसजी भाटी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और केंद्र सरकार की ओर से तत्कालीन अप्रकाशित रिकॉल आवेदन को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। सीजेआई ने कहा कि वह अगले दिन आवेदन पर सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेंगे। बुधवार की सुनवाई के दौरान जस्टिस कोहली और जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने केंद्र सरकार की रणनीति पर कड़ी आपत्ति जताई। ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सरकार बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार थी, यानी वो संभवतः बाद में इस आवश्यकता नियमों के माध्यम से गोद लेने के लिए रखा गया था, लेकिन वह चाहती थी कि महिला गर्भावस्था से गुजरे। हालांकि 9 अक्टूबर को बेंच ने गर्भपात की इजाजत दे दी थी, लेकिन बुधवार को मेडिकल बोर्ड के सदस्यों में से किसी एक द्वारा अदालत से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद 2 न्यायाधीशों की पीठ महिला के गर्भपात के अनुरोध के संबंध में किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रही। पीठ ने अनंत खंडित फैसला सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति कोहली गर्भावस्था को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, जबकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि भ्रूण की व्यवहार्यता के दावे पर याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण का सम्मान किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति कोहली ने केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर की रिपोर्ट्स पर भरोसा किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिस डॉक्टर ने इसे दायर किया था वह एम्स मेडिकल बोर्ड का हिस्सा था, जिसमें गर्भावस्था को समाप्त करने की मंजूरी दी थी। डॉक्टर की रिपोर्ट्स बुधवार को भेजे गए एक ईमेल का हिस्सा है, जिसमें तर्क दिया गया है कि महिला को गर्भावस्था जारी रखनी चाहिए। वर्तमान मामले में डॉक्टर यानी मेडिकल बोर्ड के सदस्यों में से एक द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण में 4 प्रमुख चिकित्सकीय मुद्दे उठाए गए। सबसे पहले डॉक्टर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्या बच्चा वर्तमान में वायबल है, जिसका अर्थ है कि उसमें जीवन के लक्षण दिखाई देंगे और उसके जीवित रहने की प्रबल संभावना है। इसलिए डॉक्टर ने इस पर निर्देश मांगा है कि क्या भ्रूण हत्या यानी भ्रूण की धड़कनों को रोकना गर्भपात से पहले किया जा सकता है। डॉक्टर ने लिखा, हम यह प्रक्रिया उस भ्रूण के लिए करते हैं जिसका विकास असामान्य है, लेकिन आमतौर पर सामान्य भ्रूण में नहीं किया जाता है। दूसरा, डॉक्टर ने भ्रूण हत्या न करने की स्थिति में समस्याओं पर प्रकाश डाला है। डॉक्टर ने कहा है कि एक बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है और जन्म के समय कम वजन वाला है, उसे गहन देखभाल इकाई में लंबे समय तक रखना होगा, जिसमें तत्काल और दीर्घकालीन शारीरिक और मानसिक विकलांगता की उच्च संभावना होगी, जो बच्चे के जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगी। ऐसे परिदृश्य में एक निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है कि बच्चे के साथ क्या किया जाना चाहिए। मेडिकल बोर्ड के सदस्य ने आगे कहा, अगर माता पिता बच्चे को रखने के लिए सहमत हो जाते हैं तो इससे दंपत्ति पर बड़ा शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, डॉक्टर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि मामले को एडॉप्टेशन के नजरिए से देखा जाना है तो प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना होगा कि पिछले 2 बच्चों की डिलीवरी के बाद जो परिणाम हुए वह इस बार की डिलीवरी के साथ भी हो सकते हैं। इस बीच विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सामान्य व्यवहार में भ्रूण के हृदय को रोकने के लिए सेलाइन इंजेक्शन दिया जाता है। आमतौर पर ऐसे मामले में जहां जुड़वा बच्चों में से एक का विकास ठीक से नहीं हो रहा है और दूसरे भ्रूण को भी नुकसान हो सकता है। वर्तमान मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। अगर महिला की जान को खतरा है, उससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अगर भ्रूण में असामान्यताएं हो या गर्भ निरोधक की विफलता के कारण गर्भावस्था हुई हो, यौन उत्पीड़न या अनाचार से पीड़ित महिलाओं, नाबालिगों, शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाली महिलाओं या वैवाहिक स्थिति में बदलाव सहित अन्य महिलाओं को 2 डॉक्टरों की राय पर 24 सप्ताह की गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। मेडिकल बोर्ड की सलाह पर इस अवधि के बाद भी गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। महिला जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, वह पीठ के समक्ष दृढ़ रही कि वह अपनी बीमारी के चलते गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहती। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपने स्वास्थ्य को 2 बच्चों की देखभाल करने में असमर्थता और घर की वित्तीय स्थिति को ठीक नहीं होने का हवाला दिया। 4 महिलाओं जो न्यायाधीशों
ऐश्वर्या और गर्भवती महिला की विभिन्न भावनाओं की परस्पर क्रिया से उभरते हुए न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कहा कि उनकी न्यायिक अंतरात्मा उन्हें एक व्यवहार्य और स्वस्थ भ्रूण के दिल को रोकने से अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि मेरी न्यायिक अंतरात्मा मुझे इस यानी गर्भ गिराने की मंजूरी देने का आदेश जारी करने की अनुमति नहीं देती है, जबकि मेरी साथी न्यायाधीश का कहना है कि यह होना चाहिए। कौन सी अदालत एक जीवित भ्रूण के दिल की धड़कन रोकने का निर्देश दे सकती है? हम इसे विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेजेंगे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भ्रूण की स्थिति के बारे में पूरे तथ्य नहीं देने के लिए एम्स मेडिकल बोर्ड को दोषी ठहराया। इस प्रकार इस मुद्दे को पूरी तरह से विवाहित महिला की पसंद की स्वायत्तता के आधार पर तय करने के लिए अदालत पर छोड़ दिया गया है। लेकिन न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना पहली महिला सीजीआई के रूप में पदभार संभालेंगी। 2027 में महिला की पसंद की स्वायत्तता का सम्मान करने पर दृढ़ रही। सोमवार के आदेश को वापस लेने के लिए मौखिक अनुरोध के साथ मंगलवार को सीजीआई डिवाइड चंद्रचूड़ के पास जाने के लिए ऐश्वर्या भाटी को दोषी ठहराने से पहले उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ठोस निर्णय को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उनके फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। वास्तव में ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली के समक्ष भ्रूण की स्थिति का उल्लेख किया था, जिन्होंने सुझाव दिया कि वह इस मामले का उल्लेख सीजीआई के समक्ष करे। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने आगे कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां एक बॉयबल बच्चे के जन्म या अजन्मे होने से सवाल पर वास्तव में विचार किया जाना है। जब याचिकाकर्ता के हित को अधिक प्राथमिकता दी जानी है, जिस सामाजिक आर्थिक स्थिति में याचिकाकर्ता को रखा गया है, तथ्य यह है कि उसके पहले से ही 2 बच्चे हैं, दूसरा बच्चा केवल 1 वर्ष का ही है, और तथ्य यह है कि उसने दोहराया है कि उसकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति और जो दवाइयाँ वो ले रही है वह सही नहीं है कि उसे गर्भावस्था जारी रखने की अनुमति दे। गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के पहले के फैसलों पर कायम रहते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, मुझे लगता है कि अदालत को उसके यानी गर्भवती महिला फैसले का सम्मान करना चाहिए। अदालत यह याचिकाकर्ता के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय देने के लिए नहीं है। दोनों जजों को मामलों के किसी सहमति पर नहीं पहुंचता देखते हुए न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने अगुवाई वाली पीठ ने रजिस्ट्री से महिला की याचिका पर फैसला करने के लिए एक उचित पीठ गठित करने के लिए मामले को सीजीआई के समक्ष रखने का कहा। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बार-बार सुझाव दिया कि यदि महिला 8 से 9 सप्ताह तक गर्भवती रहती है तो उसके पैदा होने वाले बच्चे की देखभाल सरकार द्वारा की जाएगी और उसे CARA यानी सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी के माध्यम से गोद लेने के लिए रखा जाएगा। भारत अफगानिस्तान के बीच कल यानी 11 अक्टूबर को हुए वर्ल्ड कप मैच में विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच दोस्ताना अंदाज नजर आया। इसके बाद गौतम गंभीर का रिएक्शन जमकर वायरल हो रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के 9वें मुकाबले में एक बेहद ही दिलचस्प वाकया देखने को मिला। इस मुकाबले में टीम इंडिया के टूर्नामेंट की लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए 8 विकेट से अफगान टीम को हरा दिया। इस बीच IPL के दौरान छिड़ी विराट और नवीन के बीच की लड़ाई का अंत भी हो गया। दोनों के बीच मैदान पर दोस्ताना अंदाज नजर आया। इस बीच गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। IPL 2023 में विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। अब इस झगड़े का अंत हो गया है। IPL 2023 में कोहली RCB और नवीन LSG का हिस्सा थे। गौतम गंभीर LSG के मेंटोर है। RCB बनाम LCG के बीच एक मैच में कोहली और नवीन के बीच कहासुनी हुई थी। मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाते वक्त भी माहौल गर्मा गया था। नवीन ने कोहली का हाथ तक झटक दिया था। इस विवाद में LSG के मेंटोर गौतम गंभीर की भी एंट्री हुई, जिसके बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। IPL 2023 में हुई तीखी नोकझोंक के बाद अब वर्ल्ड कप 2023 के अफगान इंडिया मैच के दौरान विराट नवीन दोस्ताना अंदाज में देखने को मिले। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली का सामना नवीन उल हक की गेंदों से हुआ। इस बीच दोनों के बीच दोस्ती नजर आई। स्टैंड्स में बैठते कोहली फैंस नवीन को चिढ़ा रहे थे। इसके बाद कोहली ने इशारे करते हुए फैंस को ऐसा न करने के लिए कहा। कुछ समय बाद दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते और हंसते हुए कुछ बातें करते हुए नजर आए। इसको लेकर गौतम गंभीर ने भी अपनी बात रखी।
इस वाकये पर आईपीएल 2023 की लड़ाई में शामिल रहे गौतम गंभीर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कमेंट्री के दौरान कहा कि लड़ाई मैदान के बीच होती है, ना कि बाहर। हर खिलाड़ी को अपनी टीम और जीत के लिए लड़ने का हक है। यह मायने नहीं रखता है कि आप किस देश या किस स्तर के खिलाड़ी हैं। हमने आज एक अच्छी चीज देखी कि कोहली और नवीन में लड़ाई अब खत्म हो गई है। मैं क्राउड से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर किसी लड़ाई को ट्रोल करना या गलत तरीके से टारगेट करना ठीक नहीं है। आपको यह समझना जरूरी है कि नवीन पहली बार आईपीएल में खेल रहे थे, वह अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप बारिश के मौसम को बीता हुआ मान चुके हैं तो आप गलती कर रहे हैं। एक बार फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। अक्टूबर का दूसरा सप्ताह खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी भी गर्मी लोगों को सता रही है। दोपहर में तो ऐसी तीखी धूप निकल रही है कि लोगों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। रात में भी मौसम में ठंडक शुरू नहीं हो पाई है, जबकि अक्टूबर में आमतौर पर हर साल मौसम का पारा गिरता रहा है। केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश समेत देश के बाकी हिस्सों का भी लगभग यही हाल है। क्या यह बड़ी गर्मी फिर बरसात आने का संकेत दे रही है? इसे लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पारे में यह बढ़ोतरी अक्टूबर हिट की वजह से है। जब मानसून देर से विदा होता है तो आमतौर पर इस तरह का मौसम बन जाता है। इसकी वजह से अगले हफ्ते कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। इस बारिश के साथ ही मौसम तेजी से करवट बदलेगा और लोगों को अचानक ठंड का एहसास शुरू हो सकता है। आईएमडी की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में इस वीकेंड यानी 14 अक्टूबर तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। अनुमान है कि इस दौरान अधिकतम पारा 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा और जिससे लोगों का पसीना निकलेगा। इसके बाद 15 से 16 अक्टूबर को बारिश के आसार बन रहे हैं, यानी रामलीलाओं के शुरुआती दिनों में बूंदाबूंदी हो सकती है, जिससे फेस्टिवल सीजन में बाहर निकलने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। इस बारिश के बाद दिन और रात दोनों के तापमान में कमी आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी 14 से 17 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना जताई गई है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी 14 अक्टूबर के बारिश शुरू हो सकती है। राजस्थान के जोधपुर, अजमेर और जयपुर समेत कई जिलों में 15 अक्टूबर के बाद बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। यह बरसात सर्दी के आगमन की वजह से बनने वाली उम्मीद है। इसके बाद रात का तापमान काफी कम हो सकता है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 3.5 साल से लगातार सैन्य जमावड़ा बना हुआ है। दोनों देशों के भारी हथियारों के साथ 50-50 हजार सैनिक तैनात कर रखे हैं। क्या दोनों में अब कोई समाधान हो गया है? भारत और चीन में पिछले करीब 3.5 सालों से पूर्वी लद्दाख में चल रही सैन्य तैनातनी का अब तक कोई स्वीकार्य समाधान नहीं निकल पाया है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कई दौर की बात हो चुकी है, लेकिन चीन के अड़ियल रवैये की वजह से मामला जहां का तहां अटका हुआ है। दोनों देशों ने इस मुद्दे के हल के लिए 9 और 10 अक्टूबर को 20वें दौर के सैन्य वार्ता की। इसमें टकराव के शीर्ष बिंदुओं पर लंबित गतिरोध को समाप्त करने में कोई बड़ी सफलता मिलने का स्पष्ट संकेत नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत ने देपसांग और डेमचोक में लंबित मुद्दों के समाधान पर जोर दिया, जिस पर चीन ने चुप्पी साध ली। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 20वां दौर एलएसी के पास भारतीय क्षेत्र में चुशुल मोल्टो सीमा के पास आयोजित किया गया था। इसमें दोनों पक्षों ने प्रासंगिक सैन्य और राजनयिक तंत्रों के जरिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने बताया, दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में एलएसी के पास लंबित मुद्दों के शीघ्र एवं आपस में स्वीकार्य समाधान के लिए स्पष्ट, खुलकर और रचनात्मक तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया। यह वार्ता दोनों देशों के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मुहैया कराए गए निर्देशों के अनुसार की गई और इस दौरान 13 से 14 अगस्त को हुई कोर कमांडर स्तर की बैठक के पिछले दौर में हुई प्रगति को आगे बढ़ाया गया। बयान में आगे कहा गया कि दोनों पक्ष प्रासंगिक सैन्य और राजनयिक तंत्र के जरिए संवाद और वार्ता की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने इस बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन पर शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जताई।
सरकार पूर्वी लद्दाख को पश्चिमी सेक्टर कहती है। यह दूसरा ऐसा मौका था जब यह बातचीत 2 दिन तक चली। इससे पहले भी 19वें दौरे की वार्ता में भी दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में LAC पर शेष मुद्दों का शीघ्रता से हल करने पर सहमत हुए थे। इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रश्मि बाली ने किया। इस कोर का मुख्यालय लेह में है। वहीं चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिले के BLA कमांडर कर रहे थे। बताते चले कि पूर्वी लद्दाख में कुछ बिंदुओं पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 3 साल से अधिक समय से गतिरोध बना हुआ है। हालांकि भारत ने जबानी एक्शन के बाद दोनों पर पैंगोंग झील के पास से अपने सैनिकों को पीछे हटा चुके हैं। भारत लगातार कहता रहा है कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति कायम नहीं होती, तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू हो गया था, जिसके बाद जून 2020 में गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प ने हालत और जटिल कर दी। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में वो किया है जिसने न केवल भारत के साख दुनिया में बढ़ाई, बल्कि पीएम मोदी भी ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर के सामने आए हैं। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच ब्रिज बनाने का काम हो, दुनिया के देश अब पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। दिल्ली में हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने वह कर दिखाया है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। लाख विरोध और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल कूटनीति ने सभी को चौंका दिया और साबित कर दिया है कि मोदी है तो सब कुछ संभव है। आज दुनिया भर के नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थकते। दुनिया पीएम मोदी को सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच आत्मविश्वास से भरे एक मजबूत नेता के तौर पर देख रही है, जिनकी साख आज दुनिया के दूसरे नेताओं से ज्यादा दिखती है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से विकसित देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के अलावा विकासशील देशों का नेतृत्व प्रदान करने वाली भूमिका को बढ़ाया। आलम यह है कि आज पीएम मोदी को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री बनते ही 2014 में पहले दिन से विदेश नीति और विदेशों में भारत की छाप छोड़ना नरेंद्र मोदी की बड़ी प्राथमिकता रही। अगस्त 2014 में भारत के पड़ोस के अलावा पहली विदेशी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अच्छे संबंध बनाए। आज भारत और जापान की सेनाएं एक साथ प्रशिक्षण करती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान मालाबार नौसेना अभ्यासों का एक अहम हिस्सा है। साझा खतरा चीन और उसकी बढ़ती नौसेना की ऐसी जगहों पर मौजूदगी है जहां भारत को चुनौती देने वाला कोई नहीं हुआ करता था। भारत की विदेश नीति के मामले में सबसे बड़ा बदलाव अमेरिका के साथ संबंधों में आया है। दशकों तक एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देखने के बाद अब भारत और अमेरिका सबसे नजदीकी रणनीतिक साझेदार है। इस दौरान कई ऐसे बुनियादी समझौतों को मंजूरी मिली जिस पर दोनों पक्षों को राजी होने में कई साल लग गए। अमेरिका अब भारत को नई दिल्ली की मॉस्को के साथ की नजदीकी के चश्मे से नहीं देखता है। भारत भी अमेरिका को इस्लामाबाद से उसके रिश्तों के चश्मे से नहीं देखता। भारत और अमेरिका के सैन्य और रणनीतिक तौर पर गैर नाटो देशों में सबसे नजदीकी रिश्ते हैं। इस साझेदारी को बनाने में नरेंद्र मोदी की निर्णायक भूमिका रही। अमेरिका के साथ भारत के इस रिश्ते से रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये बात यूक्रेन के साथ ताजा संकट के दौरान साफ हो गई। कीव के साथ करीबी संबंध बनाए रखने के साथ ही साथ भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि हमारी विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रहेगी। भारत के साथ ऐतिहासिक सैन्य रिश्तों के बावजूद मॉस्को चीन को हथियार देता ही जा रहा है। हाल ही में अत्याधुनिक S-400 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली भी चीन को दे चुका है। वहीं रूस भारत को भी ऐसे हथियार बेच चुका है। आज रूस के हथियारों से ही दोनों देशों की रक्षा की जा रही है, वह भी ऐसे समय जब बीजिंग के साथ रिश्ते तनावपूर्ण है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।